ने कक्षा 7 विषय हिंदी में जो गए लेक्चर में चौथी इकाई कथनी और करनी के स्वाध्याय में बारे में पढ़े थे। तो आज हम उसके बाद का टॉपिक है भाषा सज्जता, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं ये पैराग्राफ आपको दिया है, मैं उसे पढ़ता हूँ। रामजी भाई ने भैंस खरीदकर दूध घी बेचा और उसके गोबर की खाद से खेतों की उपज भी बढ़ाई। यह तो आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात हुई। यहाँ रामजी भाई भैंस के दूध को बेचकर पैसा कमाते हैं, भैंस के गोबर की खाद बनाकर उसका भी उपयोग कर लेते हैं। इस प्रकार दूध और खाद दोनों का उपयोग करके मुनाफा यानी कि नफ़ा कमा लेता है। जैसे कि आम खाकर उसकी गुठलियों का भी उपयोग किया जाए। दोनों प्रकार से लाभ होने पर यह लोकोक्ति कही गई है। लोगों के अनुभव पर आधारित और बाद में समाज में रूढ़ हो गई ऐसी बात का उक्ति को हम कहावत कहते हैं। तो यहाँ आज हम कहावत भाषा सज्जता में कहावत के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ एक कहावत दी है, आम के आम गुठलियों के दाम। जो कई बार हम बाज़ार से कोई चीज़ लाते हैं तो हम उसके सभी पार्ट यानी कि सभी चीज़ें का उपयोग करते हैं। यहाँ उदाहरण दिया है कि रामजी भाई जो भैंस लाता है तो उसके दूध बेचकर भी पैसा कमाते हैं। दूध में से छाछ घी बनाकर उसका भी पैसा कमाते हैं। और उसके बाद जो भैंस का गोबर होता है उसकी खाद यानी कि खातर जो हम किसान जब खेत में जो बीज बोते हैं तो होता है, बड़ा होता है, उसी प्रकार उसमें खाद यानी कि खातर डालते रहते हैं। क्योंकि खाद डालने से जो पाक है वह जल्दी उसकी पाक की वृद्धि होती है, इसलिए खाद की ज़रूरत होती है। तो सभी चीज़ें का उपयोग, कहने का तात्पर्य है कि सभी चीज़ों का उपयोग होता है। और उसके जो समाज में ऐसे कई अनुभव लोग हैं जो वह अनुभव के आधार पर जो बात कहते हैं और समाज में वह बात बार ये बात दोहराती है तो वह एक कहावत बन जाती है। हवे यहाँ लिखा है, पढ़कर समझिए। यहाँ कुछ के कहावतें हमें दी है। आम के आम गुठलियों के दाम, उसका अर्थ है दोहरा लाभ। क्योंकि रामजी भाई ने भैंस खरीदी तो उसके दूध छाछ और घी का भी पैसा मिलता था और खाद का भी मिलता था, इसलिए यहाँ दोहरा लाभ होने से ये कहावत यहाँ इस पैराग्राफ को लागू की जाती है कि आम के आम और गुठलियों के दाम। जैसी करनी वैसी भरनी, कर्मों के अनुसार फल मिलना, उसका अर्थ है हम जैसा कर्म करते भगवान हमें वैसा ही फल देता है। छाछ को आँच नहीं, उसका अर्थ है सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता। जो व्यक्ति सच्चा कार्य करता है उसे किसी व्यक्ति या दूसरी चीज़ों का भय नहीं लगता। काला अक्षर भैंस बराबर, जो बिल्कुल अनपढ़ होना यानी निरक्षर होना। जो पहले के समय में हम देखते हैं, आप अपने माता पिता को बारे में जानकारी प्राप्त करना कि वह कहाँ तक पढ़े थे। तो पहले के समय में ज़्यादातर लोग निरक्षर थे, यानी कि काला अक्षर भैंस बराबर कहावत
लागू होती थी कि बिल्कुल अनपढ़ होना। और यहाँ मैं दूसरा एक कहावत मैं आपको बोलता हूँ, आप अपने नोट में वह लिखेंगे। तो घर का सबसे पहले घर का भेदी लंका ढाए, जो रामायण आपने देखी होगी तो उसमें ये कहावत कही गई थी कि घर का भेदी लंका ढाए, यानी कि घर का जो व्यक्ति होता है वही हमारे बारे में उसको ही जानकारी होती है, और जब वह हमारी बात दूसरों को कहता है तभी उसे पता चलता है कि हमारी जो हम कहते हैं कि हमारी जो कठिनाई क्या है, यानी कि हमारी जो नबड़ाई जो गुजराती में कहते हैं वह क्या है। और उसके बाद की अक्ल बड़ी या भैंस, तो सभी जगह जो बल का प्रयोग नहीं किया जाता, कभी कभी जो काम बल से नहीं होता वह कल यानी कि अक्ल से या बुद्धि से होता है। और उसके बाद कर भला हो भला, हम जो दूसरों का भला करेंगे तो भगवान हमारा अपने आप भला करेंगे। 8वीं है जैसा कर्म वैसा फल, जो आगे हमने इसमें आया था, जैसी करनी वैसी भरनी, वैसे उसके लागू पड़ती है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। हम जो बबूल का पेड़ बोते हैं तो वहाँ से हमें आम नहीं मिलते, वहाँ तो हमें कंटक ही मिलते हैं। और उसके बाद का टॉपिक है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। पहला वाक्य, हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। दूसरा वाक्य, पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन होती है। तीसरा वाक्य है हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। महात्मा बुद्ध ने, उसके बाद का वाक्य, महात्मा बुद्ध ने शांति, दया और प्रेम का संदेश दिया। 5वां वाक्य, क्षमा वीरों का आभूषण है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो शब्द के नीचे अंडरलाइन की है, तो पहले वाक्य में अहिंसा, दूसरे में चढ़ाई, तीसरे में विनम्रता, चौथे में शांति, दया और प्रेम, 5वें वाक्य में क्षमा। तो ये सब शब्द किसी व्यक्ति के गुण, दोष, भाव या दशा का बोध हमें कराते हैं। तो अहिंसा जो वो भाव का निर्देश करता है, चढ़ाई दिशा का वर्णन सूचित करते हैं, विनम्रता एक गुण है, शांति भाव है, दया वह एक भाव का दो गुण है, प्रेम वह भी एक गुण है, क्षमा वह भी एक गुण है। तो ये सब शब्द है वह हमें किसी व्यक्ति के गुण, दोष या भाव यानी कि दिशा का वर्णन करते हैं। तो आगे है भाववाचक संज्ञा, जो शब्द गुण, दोष, भाव, दिशा आदि का बोध कराते हैं उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद का टॉपिक है निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा के चौकोर पर सही खरे की निशानी कीजिए। तो जो हम 10 शब्द दिए उसमें जो भाववाचक संज्ञा है उस पर आपको खरे की निशानी करनी है। तो पहला है सच्चाई, सच्चा, ऊंचाई, ऊंचा, बड़प्पन, लंबाई, अमीरी, लड़ना, बुढ़ापा, गंगा। तो सबसे पहला सच्चाई, ऊंचाई, लंबाई, लड़ना, बुढ़ापा, बचपन। હવે सच्चाई है वह एक गुण का
प्रतीक है। ऊंचा है वह दिशा का निर्देश करता है। बचपन है वह दिशा का निर्देश करता है। लंबा है वह भी दिशा का ही वर्णन करता है। बुढ़ापा वह भी एक हमारे बचपन, युवानी और बुढ़ापा, ये सब दिशा हमारे जीवन में आती है, तो दिशा का वर्णन करता है। उसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और रेखांकित शब्द को ध्यान से देखिए। पहला है रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ रहती है। दूसरा है बच्चों की टोली होली खेलने निकली है। तीसरा है सभा में कई लोग इकट्ठे हुए। तो उपयुक्त वाक्यों में से हमें पता चलता है कि भीड़, पहले वाक्य में भीड़, दूसरे वाक्य में टोली, तीसरे वाक्य में सभा, ये सभी समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। और मैं आपको दूसरा उदाहरण लिखवाता हूँ, तो आप नोट और पेन लीजिए। पहला वाक्य है बाजार में त्योहार के कारण बहुत भीड़ थी। क्योंकि भीड़ उसे कहते हैं कि जो ज़्यादा लोगों का समूह होता है उसे हम भीड़ कहते हैं। मैं मेले में गया था, वहाँ बहुत भीड़ थी। दूसरा है बच्चों का दल जा रहा था। तो टोली यानी कि दल, जो बच्चों का समूह था वह उसे हम दल भी कहते हैं। तो बच्चों का दल जा रहा था। हमारे मोहल्ले में धार्मिक सभा में कई लोग इकट्ठे हुए थे। उसके बाद का प्रश्न वाला वाक्य है सभा में सभी लोग शांत बैठे सुन रहे थे। उसके बाद में सभा में कई लोग इधर उधर टहलते थे, तो पुलिस वाले ने उसे रोका। तो इस प्रकार यहाँ समूहवाचक के जो मैंने उदाहरण दिए हैं, और आपको भी दूसरा उदाहरण सोचकर लिखना है, और ये सब रफ नोट में आप लिखकर रखेंगे। यहाँ हमारा ये भाषा सज्जता का टॉपिक पूरा होता है, और अगले लेक्चर में हम पुनरावर्तन 1 के बारे में पढ़ेंगे।